जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, 17 मार्च की सभी शिफ्टों में एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में आपको अब क्या पढ़कर जाना है, पूरी चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। एक एक सवाल को और एक एक बिंदु को आप नोट करिएगा। 100% आने वाली शिफ्टों के अंदर आप औरों से 15 से 20 नंबर सवाल सही करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे सवाल। हमसे दोस्तों सवाल पूछा गया कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 5 जून या 20 जून। आपको नोट करके रखना है। विश्व शरणार्थी दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 20 जून को मनाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस मैं आपको नोट कराता हूँ। जैसे कि 22 दिसंबर, इसको क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए 22 दिसंबर को। इसके अलावा दोस्तों 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस। किसान दिवस। और दोस्तों 5 जून को क्या मनाते हैं? तो आप सबको पता होगा, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून 1972। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी। आप सबको पता होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी, केन्या में। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों 25 दिसंबर इसको क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस। इसके अलावा एक और नोट कर लीजिएगा, 26 दिसंबर इसको क्या मनाया था? वीरवाल दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। वीरवाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में दिया था, पावापुरी में दिया था, सारनाथ में दिया था कि कपिलवस्तु में दिया था? दोस्तों आपसे ये सवाल पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किस वृक्ष के नीचे दिया था? तो आपको नोट करके रखना है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और कौन से पेड़ के नीचे दिया था? पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे दिया था। इसको भी आप नोट कर लें। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट करा देता हूं। आप आने वाली शिफ्टों में वहां से सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध संगति को लेकर सवाल, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, दोस्तों पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगृह। राजगृह। और दूसरी दोस्तों वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन, कश्मीर। इसके अलावा दोस्तों पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो आपको याद रखना है राजगृह में किसके समय हुई थी? अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय हुई थी। और दूसरी वाली बौद्ध संगति वैशाली के दोस्तों कालाशोक। कालाशोक इनके समय हुई थी। और तीसरी वाली बौद्ध संगति कहाँ पर? पाटलिपुत्र। किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी। अशोक। और चौथी वाली बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर। और किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। इन सब चारों पॉइंटों को आप नोट कर लें। 100% आने वाली शिफ्टों से आपकी परीक्षा में सवाल बनने वाला है। दोस्तों महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? तो आपको याद होना चाहिए महाविनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध के दोस्तों प्राण त्यागने की घटना क्या कहलाई थी? महापरिनिर्वाण। इन दोनों तथ्यों को भी याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? पुलिकट झील स्थित है, लोकटक झील स्थित है, वॉन झील स्थित है, कैप्सियन सागर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसकी सीमा पर कौन सी झील स्थित है? ये पुलिकट झील स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों लोकटक झील ये कहाँ पर स्थित है? आपको याद होना चाहिए मणिपुर। मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? लोकटक झील। दोस्तों काबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और दोस्तों मणिपुर की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 60। और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। कौन दोस्तों? एन वीरेन सिंह। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको और नोट करने हैं। जैसे कि वॉन झील। दोस्तों विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? विश्व की सबसे खारी झील कौन सी? वॉन झील। कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। तुर्की। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों तुर्की का नया नाम क्या हो चुका है? तुर्की। अब दोस्तों करंट अफेयर को आपको यहाँ से 1 से 2 सवाल और याद रखने हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों
अनातोलिया का पठार ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार, ये दोस्तों तुर्की में स्थित है। इसके अलावा वॉन गोलू झील कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अंकारा दोस्तों तुर्की की राजधानी है। और दोस्तों अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में क्या आया था? भूकंप। सॉरी दोस्तों, वहाँ पर भूकंप आया था और कितनी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी, और भारत ने उसकी मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त चलाया है तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए। और दोस्तों एक नाम आया है सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। इसको भी आप याद कर लें। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, इसको क्या बनाया गया? विशाखापट्टनम। ये भी आपको याद रखना है। जितने सवाल दोस्तों यहाँ से बन सकते हैं मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इनको आप नोट करते चलें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, अमेरिका से या रूस से? दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब? तो आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कई बार मैंने आपको नोट कराया है, आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से क्या लिया गया? संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया? तो आपको याद होना चाहिए मौलिक कर्तव्य, सॉरी दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और दोस्तों क्या लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अमेरिका से। दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 3 में है। और दोस्तों रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। और इसका उल्लेख किस भाग में? भाग 4A। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में? भाग 4 में। इसको भी आप याद कर लें। जितने सवाल हो सकते थे मैंने आपको सारे नोट करा दिए। अब दोस्तों बचता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर सवाल क्या आया था कि निम्नलिखित में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। लेकिन मैंने आपको पूरा फैक्ट समझाने के लिए यहाँ पर सवाल को इस तरह से आपके सामने रखा है। आपका जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से वलित पर्वत का उदाहरण है, अरावली पर्वत है, अल्पेशियन पर्वत है, एंडीज पर्वत है, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान में रखना है वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ये दोस्तों अरावली पर्वत भी सही है आपका, अल्पेशियन पर्वत भी सही है और एंडीज पर्वत भी सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा एक पर्वत और होता है, कौन सा? यूराल। ये सबके सब दोस्तों आपको बता दें ये सबके सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पुराना और सबसे नया ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए एंडीज पर्वत ही सबसे नवीन वलित पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है तो आपका जवाब होना चाहिए एंडीज। लेकिन अरावली ये दोस्तों सबसे पुराना है। अरावली कैसा? ये पुराना है। इसको भी आप नोट कर लें। ये प्रश्न में आपसे कई बार पूछे गए सवाल हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि परम 8000 सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों पीढ़ियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा में, और हर शिफ्ट में आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जा रहा है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। दोस्तों परम 8000 सुपर कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और किस पीढ़ी से संबंधित है? ये प्रथम पीढ़ी से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें और कमेंट करके बताएं दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। तब तक और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर और देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आपको याद रखना है आईआईटी रुड़की। परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी रुड़की। परम शक्ति ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी खड़गपुर। इसके अलावा दोस्तों परम पोरूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, परम पोरूल सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? एनआईटी तिरुचिरापल्ली।
NIT तिरुचिरापल्ली के द्वारा परम पोरुल सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है IIT गांधीनगर के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। और दोस्तों एक और है परम कामरूप, ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आपको याद रखना है IIT गुवाहाटी के द्वारा। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं, विजय भटकर। विजय भटकर इनको कहा जाता है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक। अब आपको कमेंट करके बताना है परम दोस्तों IIT गांधीनगर के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। आप लिख लीजिएगा परम अनंत। कौन सा दोस्तों, परम अनंत। परम अनंत सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आपको याद रखना है IIT गांधीनगर। अगर आपसे सवाल पूछा जाए वर्तमान समय में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको याद करके रखना है दोस्तों जापान का सुपर कंप्यूटर मत लगा के आइएगा। दोस्तों इस समय कौन है, फ्रंटियर। फ्रंटियर ये दोस्तों वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कहाँ का है, अमेरिका का। उम्मीद करता हूँ आपने सारे तथ्यों को नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि ईरानी कप 2023 का विजेता कौन है। मध्य प्रदेश, रेस्ट ऑफ इंडिया, मुंबई, सौराष्ट्र। आपको दोस्तों याद करके रखना है ईरानी कप 2023 इसका विजेता कौन बना है, रेस्ट ऑफ इंडिया। किसको हराकर, मध्य प्रदेश को हराकर, यानी कि उप विजेता कौन है, मध्य प्रदेश। लेकिन दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021-22 इसका विजेता कौन बना था, मध्य प्रदेश बना था। किसको हराकर, मुंबई को हराकर। इतनी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहे। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। दोस्तों साइंस का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सबको इसका आंसर पता ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, 7.4। दोस्तों आपको याद होगा मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है। दोस्तों अम्ल और क्षार की दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आज समझा देता हूं। जैसे कि एक पैमाना होता है दोस्तों 0 से 14 तक पैमाना होता है, बीच में कितना होता है, ये 7। अगर किसी भी दोस्तों तत्व की वैल्यू 7 से आगे जाएगी तो क्या होगा, क्षारीय। और किसी भी तत्व की वैल्यू 7 से कम आएगी तो क्या होगा, अम्लीय। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर जैसे कि 5.4 ये दोस्तों अम्ल वर्षा का pH मान है, यानी कि 7 से कम है तो कैसा हो गया, अम्लीय। 7.4 ये दोस्तों मानव रक्त का pH मान है, तो कैसा होगा, यह अम्ल क्षारीय हो गया। इसको आप ध्यान में रखें। और pH पैमाने की खोज किसने की थी, सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH पैमाने की खोज की थी। इसको भी आप ध्यान में रखें, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि डायमंड लीग 2022 का विजेता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। मैंने दोस्तों अभी 2 से 3 दिन पहले एक खेल की वीडियो डाली थी, वहां पर इसको बताया था। और दोस्तों आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। नीरज चोपड़ा, एंडरसन, लक्ष्य सेन, विक्टर एक्सेल्सन। दोस्तों आपको याद रखना है डायमंड लीग और लुसाने लीग इन सबका विजेता कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा साहब बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद होगा भाला फेंक। भाला फेंक, इसको आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। एंडरसन आपको दोस्तों याद होगा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 ये दोस्तों किसने जीती थी, एंडरसन ने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको याद करके रखना है, क्योंकि इसके अंदर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था पहली बार। इसको भी आपको याद करके रखना है। नीरज चोपड़ा ने इसमें कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। क्योंकि दोस्तों भारत देश ने पहली बार इसके अंदर कोई मेडल जीता है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और एंडरसन इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी, अमेरिका में। और अमेरिका में भी कहाँ पर, यूजीन नामक शहर में आयोजित हुई थी। और इसमें पहले स्थान पर दोस्तों कौन रहा था, अमेरिका इसमें पहले स्थान पर रहा था। इसको भी आपको याद करके रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व की पहली CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी गई। जामनगर, भावनगर, सूरत, गांधीनगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 2022 की करंट अफेयर का। दोस्तों विश्व की पहली CNG टर्मिनल आधारशिला कहाँ रखी गई है, ये भावनगर में रखी गई है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें, भावनगर गुजरात में।
और किसके द्वारा रखी गई थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। दोस्तों जामनगर गुजरात, यहाँ पर आपको याद होगा WHO मेडिसिन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? जामनगर गुजरात में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न दोस्तों रिपीट हुआ है आपकी परीक्षा में। SSC CGL, SSC CHSL, CRPF और SSC GD ग्रुप डी सब परीक्षाओं में ये सवाल बार बार पूछा गया है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती? तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों आपको पूरे राज्य में आपको नोट कराता हूँ। जैसे कि एक तो हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक मिजोरम। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल 8 राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उम्मीद करता हूँ आपने सारे राज्यों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। दोस्तों अनुसूची का सवाल हर शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है और मैंने दोस्तों कल या परसों मैंने दोस्तों पूरी अनुसूची 12 की 12 अनुसूचियाँ जितनी थी सब मैंने आपको नोट कराई थी। आप एक बार क्लास को देखकर जरूर जाएं। दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा दोस्तों भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो आपको याद रखना 8वीं अनुसूची में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूँ भाषाओं से संबंधित। हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। फिर दोस्तों 15वीं भाषा सिंधी। इसको दोस्तों कब जोड़ा गया? तो आपको याद रखना 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी कि नमक, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? तो आपको याद रखना 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितनी हो गई? 15 और 3 18 भाषाएं हो गई। और फिर दोस्तों लास्ट में कुल मिलाकर दोस्तों कितनी भाषाएं? और 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया था? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो कौन कौन सी थी दोस्तों? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? आर्टिकल 343 में कहा गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 1991 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड किसको प्राप्त हुआ? दोस्तों ऑस्कर अवार्ड से आपकी परीक्षा में आज प्रश्न पूछा गया है। भानु अथैया को, सत्यजीत रे को, AR रहमान को। तो आपको याद करके रखना है 1991 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड ये किसको मिला था? ये दोस्तों सत्यजीत रे को मिला था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता पहली भारतीय, फर्स्ट भारतीय, दोस्तों पहली भारतीय कौन है? भानु अथैया, जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। लेकिन किस फिल्म के लिए मिला था? गांधी फिल्म के लिए मिला था। कौन सी? गांधी फिल्म के लिए मिला था। इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों AR रहमान, आपने गाना सुना होगा जय हो, आपने गाना सुना होगा जय हो। दोस्तों उसके लिए किसको मिला था? AR रहमान को मिला था दोस्तों कौन सा? ऑस्कर अवार्ड। इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 19वीं सदी का अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, अकबर। दोस्तों आपको याद रखना है इनका सही आंसर क्या होगा? वाजिद अली शाह। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये प्रश्न भी आज आपसे पूछा गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? 2 पदक, 3 पदक, 4 पदक या 5 पदक है? दोस्तों ये सब सुबह के सवाल हैं, ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। कितने पदक जीते थे? 2 पदक जीते थे, सिल्वर मेडल। आपको याद होगा मैंने आपको सुबह ही समझाया था 1 2 का 4, यानी कि
1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। भारत का कौन सा स्थान था? 48वां स्थान था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर भारत का कौन सा स्थान था? 24वां स्थान था। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे अपने भारत देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो आपको याद होगा मिराई तोबा। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सोमेटी। इसको भी आप याद कर लें, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था सुबह वाली शिफ्ट में कि अनुच्छेद 14 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आप सबको पता है अनुच्छेद 14 का संबंध किससे? विधि के समक्ष समानता। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उपाधियों का अंत किसके अंदर है? आर्टिकल 18 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसके अंदर है? अनुच्छेद 21 में। इसके अलावा धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा किसके अंदर है? अनुच्छेद 15 के अंदर। इसको भी आप याद कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। दोस्तों कारखानों में बालक का नियोजन पर प्रतिबंध, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में है। इसको भी आप थोड़ा याद रख ले। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस भगवान को समर्पित है? सुबह ही हमने बात की थी दोस्तों, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु जी को समर्पित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों भगवान मुरुगन, आपको याद होगा थाई पुसम त्योहार, थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया था? तमिलनाडु में मनाया जाता है। पीले कपड़े पहनते, जीभ में सुइयां चुभोई जाती हैं। आपको दोस्तों याद होगा वो त्योहार किसको समर्पित है? भगवान मुरुगन, यानी कि दोस्तों भगवान शिव के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उनको समर्पित है। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? सुबह डिस्कस कर चुके हैं किसकी पुस्तक है? बाण भट्ट की पुस्तक है। दोस्तों कादंबरी और हर्ष चरित्र किसकी पुस्तक है? बाण भट्ट की। अल बरूनी इनकी दोस्तों किताब एक पुस्तक थी, जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। ह्वेन सांग इनकी पुस्तक कौन सी? सी यू की, ये किसकी पुस्तक है? ह्वेन सांग की पुस्तक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि मनरेगा अधिनियम में न्यूनतम रोजगार दिनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको मैंने बताया था इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अधिनियम कब का है? 2005 का। लागू कब हुआ था? 2006 में, फरवरी 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। लेकिन दोस्तों इसका नाम मनरेगा कब पड़ा था? 2 अक्टूबर 2009 में। ये मैंने सुबह आपको बताया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लखनऊ समझौता, ये दोस्तों कब हुआ था? ये भी हमने डिस्कस किया था, 1916 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप ध्यान रखें। 1917 में क्या होता? आपको याद होगा चंपारण सत्याग्रह। 1919 में क्या होता? रोलैक एक्ट पारित हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। 1923 में क्या होता? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों ये सब सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं पहली शिफ्टों में। आप उस क्लास को देख कर जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि बाफ्टा पुरस्कार 2022 में बेस्ट अभिनेत्री किसको चुना गया? हम सुबह इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। जोआना स्कैलेन को चुना गया, जैन कैंपियन को चुना गया, विल स्मिथ को चुना गया, कैरोलिना को चुना गया। आपको दोस्तों याद करके रखना है बाफ्टा पुरस्कार 2022 से इसमें बेस्ट अभिनेत्री किसको चुना गया है? जोआना स्कैलेन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? विल स्मिथ को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला था? जैन कैंपियन को। किस लिए दिया गया था? तो आपको याद होना चाहिए, द पावर ऑफ द डॉग। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। तो दोस्तों आपको याद करना है ये मध्य प्रदेश से बहती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों सतलुज तथा काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? कुमायूं हिमालय, माउंट किलिमंजारो, माउंट डेनाली, माउंट एकांक गुहा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? माउंट कुमायूं, सॉरी दोस्तों कुमायूं हिमालय। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों ये आज की शिफ्टों में कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो पूछे गए थे। अगर दोस्तों आप इस क्लास को लगातार देख रहे हैं तो आने वाली सारी शिफ्टों में आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आपका जीके जीएस का लेवल बहुत हार्ड आपसे इसमें नहीं पूछा जा रहा है। 2 से 3 सवाल ऐसे आ रहे हैं जो आपको स्किप करने हैं। बाकी सवाल आप ऐसे हैं थोड़ा सा आप स्टडी करके, डीप स्टडी करके उनको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। जीके जीएस, करंट और रीजनिंग, मैथ, इन सब का लेवल काफ़ी हद तक ठीक आ रहा है अभी तक की शिफ्टों के हिसाब से। आने वाली शिफ्ट में दोस्तों जो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।